Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you? I hope you all are very well. I am your bio teacher, Prem sir. Dear students, today I will discuss the second chapter of biology in class 12B. Our second chapter is sexual reproduction in flowering plant. पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन. And in this chapter your first topic is पक्षी परागण. तो बेटे आज हम चर्चा करेंगे परागण के बारे में. कल मैंने आप लोगों को जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को परागण के बारे में बताया था कि परागण का मतलब होता है कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे परागण कहते हैं. अब हम परागण की बात करें तो परागण का दो प्रकार के होते हैं. एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण. स्वपरागण और परपरागण में मैंने आपको बताया था जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं. जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं. तो बेटे हम आज अब आपको बताएंगे पक्षी परागण. पक्षी परागण की अगर हम बात करें तो अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई पुष्प है और इस पुष्प में कोई पक्षी आकर जब बैठता है उसके मकरंद को चूसता है और चूसने के बाद जब वो उड़कर दूसरे पुष्प में जाता है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं. पक्षी परागित पुष्प आकार में बड़े होते हैं, यानी कि जो पक्षियों द्वारा परागण होता है वे आकार में बड़े होते हैं, रंगीन तथा गंधहीन होते हैं. यानी कि ये सब क्या होते हैं? रंगीन होते हैं और गंधहीन होते हैं. इसके अतिरिक्त इनमें आपने देखा होगा कि नारंगी रंग के पुष्पों की ओर ये ज्यादा आकर्षित होते हैं. जो पुष्प नारंगी रंग के होते हैं उनकी ओर ये अधिकतर आकर्षित होते हैं. इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्वपरागण से लाभ. स्वपरागण से लाभ की बात करें तो स्वपरागण से निम्नलिखित लाभ हैं. नंबर 1, स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं. शुद्ध नस्ल के होते हैं. स्वपरागित निश्चित होता है, यानी कि इनमें जो स्वपरागण की क्रिया है वो निश्चित होती है. स्वपरागित पुष्पों को रंग गंध आदि के निर्माण में ऊर्जा व्यय नहीं करते हैं. इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्वपरागण से हानि. स्वपरागण से हानि इनकी प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो रोगाणुओं से लड़ने की कैपेसिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है. नई जातियों का विकास नहीं होता है. प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और नई जातियों का विकास नहीं होता है. अब हम चर्चा करेंगे परपरागण से लाभ. परपरागण से लाभ की बात करते हैं तो परपरागण से बने बीज संख्या में
अधिक होते हैं। जब परपरागण द्वारा बीजों का निर्माण होता है तो इनकी संख्या अधिक होती है, आनुवंशिक विभिन्नताओं की संभावना बढ़ जाती है। इनमें जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं, उनकी संभावना बढ़ जाती है। परपरागित बीज सदैव संकर होते हैं। परपरागित बीज सदैव संकर होते हैं। अक्सर करके देखा जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है संकर, शुद्ध नस्ल के पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे परपरागण से हानि। परपरागण से अगर हम हानि की बात करें तो जात की शुद्धता नहीं रह पाती है। इनकी जो जात की शुद्धता होती है, जात की शुद्धता नहीं रह पाती है, फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड है परपरागित बीज सदैव संकर होते हैं, यानी कि जो परपरागित बीज होते हैं वो सदैव क्या होंगे, संकर होते हैं। इसके बाद हम बेटा चर्चा करेंगे निषेचन। निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, FERTILIZATION, फर्टिलाइजेशन। बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात जो बीजांड होता है, बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका, यानी कि जो पराग नलिका होती है बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका बीजांडकाय को भेदती हुई, यानी कि बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूण कोष तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है, भ्रूण कोष, भ्रूण कोष तक पहुंच जाती है। नर युग्मक कोशिकों मादा अंडाणु की कोशिका में पहुंच जाता है, यानी कि नर मादा की कोशिकाओं में अपने युग्मक को पहुंचा देता है, जिससे निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन का अर्थ होता है नर तथा मादा युग्मकों का मिलना। जब नर का शुक्राणु और मादा के अंडाणु से मिलता है तभी जाइगोट बनता है। ठीक इसी प्रकार से पौधों में भी नर का मादा युग्मक के साथ मिलने से ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। बिना निषेचन के कोई भी पुष्प का निर्माण नहीं होगा। इसके बाद हम बेटा चर्चा करते हैं संयुग्मन, कंजुगेशन। जिसे कहते हैं संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब कंजुगेशन जिसे कहते हैं सिंगैमी, SYNGAMY, यानी कि सिंगैमी भ्रूण कोष में स्वतंत्र हुए, भ्रूण कोष में स्वतंत्र हुए दो नर युग्मक से। किससे, दो नर युग्मक से, दो नर युग्मक से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ, किसके साथ, अंड कोशिका, जिसे बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं एग सेल्स, अंड कोशिका के साथ संयुग्मन करता है, इसमें युग्मक द्विगुणित होता है, यानी कि जो इसमें जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट। क्या होता है, 2n, क्या होता है, 2n, द्विगुणित होता है। इसमें जाइगोट 2n यानी कि द्विगुणित होता है, यानी कि एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका का निर्माण होता है तो इसमें जाइगोट 2n
डिप्लॉयड होता है। अगर n होगा तो अगुणित होगा, हैप्लॉयड कोशिका होगी। यह 2n होता है यानी कि द्विगुणित कोशिका होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे द्विनिषेचन। द्विनिषेचन जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं और इसकी खोज की एस.जी. नमासी। एस.जी. नमासी ने इसकी खोज की सन 1898 ईस्वी। 1898 ईस्वी में की थी। एक नर युग्मक के अंडकोशिका के साथ संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करता है। यानी कि एक अंडकोशिका के साथ संयोजित होकर द्विगुणित कोशिका का निर्माण करता है। तत्पश्चात दूसरा नरयुग्मक दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब दूसरा नरयुग्मक दो भागों में विभाजित हो जाएगा तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसे द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होना। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाता है तो उसे द्विनिषेचन कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए इसे सबसे पहले संतरा में देखा गया था। संतरा में बहुत से भ्रूण आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब इसमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है। अगर हम द्विनिषेचन के महत्व की बात करें तो पहला पॉइंट है बीजों के निर्माण के लिए द्विनिषेचन आवश्यक होता है। यदि किसी भी पौधे के बीज को तैयार करना हो तो द्विनिषेचन की क्रिया बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके अंतर्गत भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है, भ्रूण कोश बनता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भ्रूण कोश। अगर हम भ्रूण कोश की बात करें तो निषेचन की क्रिया में नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक, इसमें क्या होता है? नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक जिसे कहते हैं 2n। नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोजन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। प्राथमिक भ्रूण कोश जो होता है वो केंद्रक बनता है। इसमें वृद्धि तथा विभाजन द्वारा त्रिगुणित मींस 3n त्रिगुणित भ्रूण कोश बनता है। अब हम चर्चा करेंगे भ्रूण एम्ब्रियो। बेटे हम भ्रूण की बात करें तो चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, जब गर्भ को धारण करती हैं यानी कि जब उनके शरीर में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है और उसके बाद हमारे गर्भाशय
ग्रीवा में एक इस प्रकार से जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद भ्रूण बनता है, उसे हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण चाहे वो मछली का हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे मनुष्य का हो, सबका समान होता है और डे बाय डे विभाजित होकर के धीरे धीरे अंगों का विकास होता है। जब हमारी माताएं बहनें गर्भ को धारण करती हैं तो शिशु मैच्योर होने के पश्चात ही उसका जन्म होता है। तो एम्ब्रियो की हम बात करते हैं तो एम्ब्रियो मतलब संयुग्मन के फलस्वरूप निर्मित, संयुग्मन के फलस्वरूप निर्मित युग्मनस कुछ समय विश्रामावस्था में रहता है। युग्मनज कुछ समय विश्रामावस्था में के पश्चात भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण विकसित होकर मूलांकुर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मूलांकुर। इसके बाद बेटे हम चर्चा करेंगे सीड, बीज। आप लोगों ने बीज देखा होगा, हमारे आपके घरों में जो बीज रखे जाते हैं, इस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। गेहूं के जो बीज आते हैं अगर उनमें 14% से ज्यादा नमी रहती है तो हमारे भंडारित बीज खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। यानी कि अगर 14% से नमी ज्यादा होगी तो हमारे भंडारित बीज खराब हो सकते हैं। अब हम बीज की बात करेंगे तो आवृतबीजी पादपों में आवृतबीजी पादपों में बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। यानी कि जितने हमारे आवृतबीजी पादप होते हैं उनमें बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। लैंगिक जनन द्वारा बीज का निर्माण होता है। भ्रूण विकसित होकर मूलांकुर का निर्माण करता है। भ्रूण विकसित होकर मूलांकुर का निर्माण करता है। अब देखिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे बीज लैंगिक जनन के पश्चात बनते हैं और बीजांड के रूप में बीज बनता है। और जो बीज होता है या बीज देख रहे हैं, अगर इस बीज को हम मिट्टी में डाल दें और मिट्टी में डालने के पश्चात आप देखते हैं इस प्रकार से अंकुरण होता है। एक परोह तंत्र और एक जड़ तंत्र का निर्माण करता है। यदि जड़ तंत्र नहीं होगी तो मिट्टी से खनिज लवण और जल का अवशोषण नहीं होगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फल, फल का निर्माण। फल का निर्माण परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। यानी कि इसका जो परिपक्व अंडाशय है वो फल कहलाता है। अंडाशय में अनेक बीज पाए जाते हैं। फल के आवरण तथा बीजों को संयुक्त रूप से फल कहते हैं। जो फल होता है इस फल के ऊपरी आवरण और संयुक्त रूप से जो बीज होते हैं इनको हम फल कहते हैं। अब बेटे जो फल होता है वो चाहे आम का फल हो, चाहे वो सेब का हो, चाहे वो कोई भी फल हो, जितने भी परिपक्व ऊपरी लेयर होती है इसके अंदर जो बीज होते हैं उन्हें हम फल कहते हैं। फल बनने के बाद ही बीज का निर्माण होता है और बीज के द्वारा नए पौधों को तैयार किया जा सकता है। अक्सर करके देखा जाता है कि कभी कभी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बिना
बीज के पौधों का निर्माण कराया जाता है उसे अनिषेक फलन भी कहते हैं। तो बेटे आज मैंने आप लोगों को पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बताया। इसमें मैंने भ्रूण के बारे में बताया, फल का निर्माण के बारे में बताया, स्वपरागण और परपरागण के लाभ तथा हानि के बारे में चर्चा की। बेटे इसको आप लोग देखते रहे और यदि कोई आपको डाउट है तो उसे आप अपने निर्धारित समय पर अवश्य पूछें। इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट। स्टे होम, बी सेफ and keep studying.